स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं आज बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और इसमें जो लेसन है 4 और इसका आज 4 पार्ट है और 4 पार्ट में मैकियावेली के क्या देखेंगे। मैकियावेली के विचार और कौन से विचार? नैतिकता और धर्म संबंधी विचार, यानी उन्होंने राजनीति के अंतर्गत नैतिकता और धर्म से पृथक्करण के संबंध में क्या विचार दिए, क्योंकि राजनीति में नैतिकता और धर्म को पृथक रूप में उन्होंने अपने शब्दों में समझाया है, अपने विचार दिए हैं, तो उनको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको इसके पीछे पिछले वाला वीडियो पता होना चाहिए कि मैकियावेली ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या कहा है। मैकियावेली ने मनुष्य को किस तरह का माना प्राणी और उसके अकॉर्डिंग राज्य की व्यवस्था भी डिसाइड होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि मैकियावेली के विचार में सबसे प्रमुखता ये है और उनका नाम भी उसमें इसलिए आता है कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से प्रभाव, इनके जो प्रभाव होते हैं कि धर्म और नैतिकता, तो धर्म और नैतिकता यानी नीति के प्रभाव से सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र रखा है। मैकियावेली की यह विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग करती है, ये ध्यान रखना है। और सोफिस्ट वर्गों के विचारकों के अतिरिक्त सभी यूनानी जो विचारक हुए, जैसे प्लेटो, अरस्तु, ठीक है ना, तो इस तरह के जो सुकरात थे, नैतिक जीवन को बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने क्या कहा है, अपने विचारों में नैतिकता को शामिल रखा है। लेकिन मैकियावेली की बात जब आती है तब एक ही चीज़ सामने आती है, उनके विचार को इसलिए जिक्र किया जाता है कि उन्होंने राजनीति में नैतिकता यानी नीति और धर्म, उन दोनों को पृथक रखा है और स्वतंत्र रखा है। इस तरह से चर्च के विचारकों का तो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन जो धर्म से अनुप्रमाणित होता है, किंतु मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से जानबूझकर औपचारिक रूप से अलग कर दिया था। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि राजनीति में नैतिकता यानी नीति और धर्म को पृथक करने वाले विचारक के तौर पे किन्हें जाना जाता है? मैकियावेली। ओके, आगे हम देखते हैं। तो मनुष्य के ईश्वरीय कानून के निर्देशों की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य का एक ही लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य का मतलब क्या है? सुख प्राप्त, यानी सुखी जीवन जीना। तो मैकियावेली के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि मनुष्य का एक ही उद्देश्य भी यही होता है, सुखी जीवन यानी सुखपूर्ण जीवन की अनुभूति लेना या उसके लिए प्रयास करना। तो इस प्रकार मैकियावेली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में जो थॉमस एक्विनास है, उनके ईसाई धर्म के अन्य विचारकों के धारणाओं का खंडन भी करता है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं आगे, मैकियावेली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाए रखने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। और आगे एक जो कहता है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, उन्होंने कहा है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाते हैं और उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा भी की जाएगी और की जानी चाहिए। तो इस तरह से हम ये भी बात मानते हैं कि मैकियावेली की धारणा राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने देना चाहती है और शासक को नैतिक चक्कर में न पड़कर आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन को अपना लेने पर जोर देती है। तो ये यहाँ पे एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, राजा को अपने कर्तव्य की पूर्णता के लिए उसे धर्म एवं नैतिक कर्तव्यों से स्वतंत्र रखा है। क्योंकि यहाँ पे मैकियावेली कहता है कि अगर राजा धर्म और नैतिकता के बंधन में रहेगा तो वह राज्य के विकास के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैकियावेली उस समय की विचारधाराओं से प्रभावित होते हुए कहता है कि राजनीति यानी राज्य करने की शासन व्यवस्था में धर्म और राजनीति को अलग रखा, मतलब धर्म के अंतर्गत, यानी जो हम बात करते हैं वापस रिपीटेशन के तौर पे, उन्होंने यही कहा कि राजनीति यानी राज करने की नीति में नैतिक और धर्म है, ये तत्व पृथक कर दिए जाए, तभी व्यक्ति है यानी जो राजा है वो कर्तव्य से पूर्ण कर पाएगा और उसको लक्ष्य के बाध्यता यानी बीच में बाध्यता नहीं आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्ण आसन करना कितना प्रशंसनीय है ये जानते हैं। तथापि हमारी आंखों के समक्ष जो कुछ घटा उनसे हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया। अंत में
वे ही सफल और मतलब ईमानदार और सफल हुए हैं और ईमानदारी से आचरण में विश्वास करते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचनों का पालन नहीं करता और नहीं उसे ऐसा करना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो उसके हित में न होगा। मतलब यहाँ पे आकर यही बात आ रही है सामने कि एक अच्छा राजा वही होता है जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति अपनाता है, परिस्थिति को अकॉर्डिंग अपनी रणनीति अपनाता है, इसलिए वो छल कपट का भी सहारा लेता है। और लास्ट में इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वह अपने वचन का भी पालन नहीं करता है जब तक वहाँ पे राज्य के कार्य की बात आती है। तो इस तरह से मैकियावेली एक अन्य स्थान पे ये कहता है, न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौम रूप में कोई स्वीकृत अधिकार हैं। राजनीति तो नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए और साध्य ही साधनों का उद्देश्य है, यानी औचित्य। ये एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखेंगे कि औचित्य का मतलब रियलिटी, वास्तविकता क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ बात सामने आ रही है, साध्य यानी उद्देश्य ही साधनों का औचित्य है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, यानी साध्य ही डिसाइड करता है कि कौन से साधन सही होंगे। मतलब उद्देश्य, साध्य का मतलब उद्देश्य। अब उद्देश्य के द्वारा ही जो साधन, यानी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन लीजिए, साधन सही है ना, औचित्यपूर्ण होंगे, हमें उद्देश्य के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। मैकियावेली ने साध्य को महत्व दिया और साध्य के साथ साथ ही साधनों के औचित्य की भी बात कही है। तो ये यहाँ पे हाईलाइट है और इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो मैकियावेली ने आगे कहा है कि मैकियावेली लिखता है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करना चाहिए। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर निर्दय, विश्वासघाती और धार्मिक बनने की तत्परता भी रहती है। यानी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए। ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। आगे कहते हैं कि वह धोखा ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है। मैकियावेली कहता है कि राजा को ढोंगी और धोखा देने वाला भी होना चाहिए। उनका विचार है कि राजा को छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर की जैसा होना चाहिए। जो भी मैंने बताया था वापिस आ रहा है। उन्होंने कहा है कि छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए की तरह डरावना, ठीक है ना, डरावने के साथ मतलब चालाक होता है लोमड़ी, तो उसकी तरह व्यवहार करना चाहिए और डराने के लिए शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। आगे हम बात करते हैं। तो मैकियावेली द्वारा राजनीति को नीति से संबंध विच्छेद, नीति यानी राजनीति से संबंध विच्छेद किया गया है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है? क्यों मैकियावेली ने राजनीति से नीति और धर्म को पृथक किया गया है? तो वो पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं। तो आप ये जो मैं लिख पा रहा हूँ पॉइंट, इसको जरूर कॉपी में नोट करेंगे। तो पहला जो रीजन है यानी कारण हम देख रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया है। तो कारण में पहला कारण है, आप सिंपल सा ध्यान रखना है और यही आप पॉइंट के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखेंगे, ध्यान, ठीक है ना। ये क्या है? राज्य हित, बस पहला रीजन तो इन्होंने ये बताया मैकियावेली ने कि जब राज्य के हित की बात आती है, राज्य के कल्याण की बात आती है, तब व्यक्ति के हित को नहीं देखना चाहिए। इस वजह से उन्होंने राजनीति, राज के लिए धर्म और नैतिकता को पृथक रखा है। दूसरा उन्होंने जो इसलिए कहा है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरा, इस विचारधारा का समर्थन करने का मतलब वो यथार्थवादी मानता है, रिलेटिव्स मानता है। उनका कहने का मतलब है कि शासन कार्यों के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं ये देखा है, यानी ये जो विचार उन्होंने दिए ना, ये उस समय की मैकियावेली ने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, खुद इस चीज़ को देखा है, इसलिए तो इसको उस युग का शिशु भी कहा जाता है। तो इस वजह से उसने कहा है कि राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ है, नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ है। उन्होंने यथार्थ, इस चीज़ को यथार्थ में समझा है, इसलिए ये विचार दिए हैं और ये विचार उन्होंने अपने शब्दों में, अपने पुस्तकों में भी शामिल किया। तीसरा, मानव प्रकृति के संबंध में विशेष धारणा।
और ये चीज़ तो आपको पता होगा, मैकियावेली बहुत अच्छे से मानव के स्वभाव को अपने बुक में यथार्थ रूप में चित्रण किया है। क्यों? क्योंकि जिस समय ये था उस समय मानव है वो बहुत ही दुविधापूर्ण चरित्र से गुजर रहा था। तो अब इसी को यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है और कहा है कि मनुष्य घोर स्वार्थी होता है। जब मनुष्य क्या है, बहुत ही स्वार्थी होता है, लालची होता है, तो मानव प्रकृति के संबंध की वजह से, यानी मानव के स्वभाव कैसा है, इन्हीं संबंधों की वजह से उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर नैतिक और धर्म को अलग रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ प्रवृत्ति का होता है और ऐसा अगर है तो राजा अपना कार्य वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, सही स्वीकृति या कार्य वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है, तो देखिए चौथा कारण, शक्ति एवं वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व। फिर एक चीज़ यहाँ पे ये कही कि इनके संबंधों को पृथक करने के साथ साथ बेहतर ये है कि शक्ति और वीर पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के समय शक्ति बल ही काम आता है। शक्ति बल ही काम आता है जो राज्य को आधार प्रदान करता है, और उसके अंतर्गत जो वीर पुरुष होते हैं ना, वह रीढ़ की हड्डी के तौर पर राज्य के लिए काम करते हैं। तो इनको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, किनके बजाय, धर्म और राजनीति को शामिल करने के बजाय। तो इस तरह से हम ये इनके विचारों को यहाँ तक तो समझ गए हैं, अच्छे से आप जान भी गए होंगे कि क्यों मैकियावेली ने राजनीति में धर्म और नैतिकता और धर्म दोनों को पृथक रखा, इन दोनों को शामिल नहीं रखा, इसमें दोनों को पृथक कर दिया। क्यों कर दिया है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने पर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। उनकी दृष्टि में राज्य में धर्म की महत्व इसलिए है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। धर्म का महत्व उन्होंने रखा है इसलिए क्योंकि इससे सभ्य जीवन बनेगा, सभ्य व्यवस्था होगी, इसलिए ये शामिल तो रखता है। लेकिन ये कहता है कि राजनीति में राज्य के अंतर्गत ये दोनों है ना, कभी एक नहीं हो सकती, इन दोनों को अलग ही होना चाहिए। और अपनी जो पुस्तक है डिस्कोर्सेज, वहाँ पे लिखते हैं कि धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्रों की महत्वता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देता है, राज्य का विनाश भी हो सकता है। तो अब यहाँ तक तो आप जान गए होंगे क्यों उन्होंने ये महत्वता के साथ उपयोगिता विचार को यहाँ पे दिया है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने यानी मैकियावेली इनको अलग रखने का जो रीज़न दिया है तो कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिस वजह से ये बात सही साबित नहीं होती, यानी आलोचना। हम यहाँ पे मैकियावेली के धर्म और राजनीति के संदर्भ में कुछ पॉइंट है जिनकी आलोचना करेंगे यहाँ पे, तो वो आप देखना यहाँ पे। आलोचना में आप ध्यान रखेंगे, मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की घोर उपेक्षा की है। उपेक्षा के साथ साथ इटली की तत्कालिक परिस्थिति और उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी थी कि वो मानव सभा में इसकी सही आख्या नहीं कर सका। और अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये बात अपने विचार यानी अपने पुस्तक में क्यों रखा इसको? क्योंकि वह जिस समय था उस समय की इटली के अंदर घोर परिस्थितियाँ पनपी हुई थी, तो उन्हीं को उन्होंने पूरी तरह से अपने अंदर उतार लिया और उन्हीं वजह से ये विचार रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसके आलोचना के दौर पे डॉक्टर मुरे कहते हैं कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। ये आलोचना का पहला है कि वह स्पष्टदर्शी का मतलब क्या होता है कि उन्होंने स्पष्ट देखा, जो देखा वो लिख दिया। स्पष्टदर्शी थे परंतु मूरे ने कहा है कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी तो थे, बिल्कुल उन्होंने जो देखा वो सही रूप में वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने इन विचारों को ये भी तो देखना चाहिए कि ये विचार कहाँ तक सही साबित होंगे, क्योंकि एक ही जगह का अध्ययन है वो काफ़ी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि मैकियावेली में दूरदर्शिता इतनी नहीं थी, ये कमी रह गई। और फिर ये ने कहा है कि चालाकी को राजनीति की कला मान लेना उन्होंने भूल कर दी। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, चालाकी को महत्व दिया। मैंने बताया था कि चालाकी शब्द आ रहा था बार बार।
दूसरा मैकियावेली ने क्या किया, सालाकी है ना, उसको राजनीति, सालाकी को राजनीति की कला मान ली, राजनीति चलाने की कला है, यानी राजनीति कैसे चलेगी, तो उन्होंने सालाकी को महत्व दिया। तो ये हर जगह सालाकी काम नहीं आती है, और सालाकी को उन्होंने आर्ट ऑफ द कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन यानी राजनीतिक चलाने की व्यवस्था कर दी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भूल होती है, क्योंकि राज्य चलाने के लिए सालाकी ये जो काम काफ़ी नहीं होती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना आगे डनिंग महोदय ने क्या कहा है। डनिंग महोदय ने कहा है कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं, परंतु वह धर्म और नैतिकता से उदासीन था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, मैकियावेली धर्म और नैतिकता को उदासीन प्रवृत्ति से देखता था, यानी ये कहता था कि ये जो तत्व हैं वह राज्य के लिए कुछ अच्छे कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, यानी इसको राज्य के उमंग के तौर पे ये होपलेस तरीके से देखता था। मैकियावेली मानता था कि ये जो दो तत्व है धर्म और नैतिकता, ये राज्य के लिए कतई कोई सही नहीं कर सकते, यानी उन्होंने पहले से इनको उदासीन प्रवृत्ति के तौर पर देखा, यानी इसमें ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ खराब है, उसको नेगेटिविटी के तौर पर उन्होंने देखा है। तो इन्हीं को इन्होंने जब ऐसा देखा, जब ये एक ही पक्ष को देखा, तो यहाँ पे ये इनके विचार कहीं ना कहीं आलोचना का केंद्र बन जाते हैं। राजनीति और धर्म के संबंध में मैकियावेली द्वारा जो धारणा अपनाई गई है, यथार्थी दृष्टिकोण से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यानी अब देखो सारांश रूप में हम ये कहें कि इनके विचार काफ़ी हद तक सही भी है, मानव के स्वभाव के बारे में कहा है, और प्रशंसनीय भी है, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो रियलिटी के रूप में लिखा है, लेकिन इनको दूरदर्शिता के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए था। अब यहाँ पे अंतर रूप में हम यही कहते हैं कि मैक्सी ने इस संबंध में कहा कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशन तत्व बनाना मैकियावेली का अनपढ़ था, लेकिन यह राजनीति विज्ञान के प्रति अत्यंत मूल्यवान भी सिद्ध होता है। तो आई थिंक आप अब समझ गए होंगे आज का ये जो अपना टॉपिक था, ठीक है ना, मैकियावेली के विचार राजनीति के अंतर्गत क्यों नैतिकता और धर्म को अलग रखा, कारण के साथ साथ हमने ये भी जाना है कि इनकी आलोचना भी की है। तो अब इन टॉपिक से संबंधित कोई पॉइंट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।